Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is specific pharmacology और specific pharmacology में आज हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और आज हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो हम इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ जो दवाइयाँ लेते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर अब ये दवाइयाँ इसका नेचर जो है वो स्टीरॉयड है तो हम फिर उसे बोलेंगे स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और अगर इसका नेचर जो है वो स्टीरॉयड नहीं है, वो नॉन स्टीरॉयडल है, तो फिर हम उसे बोलेंगे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम आज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है और इसी तरह इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। इन्फ्लेमेशन जो है ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पांस है जो किसी भी पैथोजन की एंट्री की वजह से एक्टिव हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एंट्री करता है तो उसकी एंट्री की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और उसकी एक्टिव होने की वजह से हमारी बॉडी में 5 कार्डिनल साइंस जो है वो अफेयर हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जब भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है तो इन्फ्लेमेशन के स्टार्ट होने के साथ साथ हम पे टेम्परेचर आ जाती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी तरह हमें बुखार चढ़ जाता है। दूसरा, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है वहाँ जो है पेन शुरू हो जाता है और इसी तरह पूरी बदन पे भी पेन शुरू हो जाता है। तीसरा, जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है उधर स्वेलिंग हो जाती है, इसी तरह उसी जगह पे रेडनेस आ जाती है। और अगर ये इन्फ्लेमेशन सिविरिटी की तरफ चला जाए तो ये हमारे साथ उस ऑर्गन में लॉस ऑफ फंक्शन भी कर सकता है, वो ऑर्गन जो है वो अपना काम भी छोड़ सकता है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन की वजूहात कौन कौन से है। इन्फ्लेमेशन ये जो है केमिकल्स की वजह से भी हमें काज हो सकती है, ये बर्न की वजह से भी हमें इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है, मैकेनिकल वजह से भी काज हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हो सकता है। इंशाल्लाह इन्फ्लेमेशन किस तरह होता है, इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो किस तरह होता है, मैं इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह इन्फ्लेमेशन पे आपको तफसीली वीडियो दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसेड्स। अभी इन्फ्लेमेशन के खिलाफ हम जो दवाइयाँ लेते हैं वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो हमारे साथ जो एनसेड्स ड्रग्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स और दूसरी को हम बोलते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। आप सबसे पहले इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आप देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अभी जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होता है तो सेल के सेल मेम्ब्रेन पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, सेल के सेल मेम्ब्रेन पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अभी जो फॉस्फोलिपिड्स हैं हमारी बॉडी से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम और ये फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम फॉस्फोलिपिड पे एक्ट कर जाते हैं और ये फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, एरिकिडोनिक एसिड में। अब जब फॉस्फोलाइपेज A2 फॉस्फोलिपिड पे एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एरिकिडोनिक एसिड में और अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है वो हमारी एरिकिडोनिक एसिड से होती है और ये एक पाथवे की वजह से होता है, एक पाथवे के जरिए से होता है और उस पाथवे को हम बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। तो अभी इधर जो है एक साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 2 ये पाथवे है जिसके जरिए से एरिकिडोनिक एसिड से जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, लेकिन ये इन एंजाइम की बदौलत बनता है, ये एंजाइम के पाथवे के जरिए ये बनते हैं। अभी जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 1 है ये हमारे साथ रिलीज करता है क्या चीज़, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करते हैं और ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। ये किस चीज़ में काम करते हैं, ये हमारी बॉडी की जो स्टमक का म्यूकोजा है उसकी प्रोटेक्शन में काम करते हैं, स्टमक की म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टमक म्यूकोजा। जबकि साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 2 जो है ये 2 तरह की केमिकल्स को रिलीज करते हैं, एक ये प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करते हैं तो दूसरा जो है ये इंटरल्यूकिन को रिलीज करते हैं।
प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में जितनी भी पेन रिसेप्टर्स हैं ये उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। और जो इंटरल्यूकिन है ये हमारे ब्रेन में जाके जो हाइपोथैलेमस में थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को एक्टिवेट करने के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें बुखार चढ़ जाता है। अभी एरिकिडोनिक एसिड से ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो बनते हैं, इंटरल्यूकिन जो बनते हैं, ये जो है साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे के जरिए बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एनसेड्स ड्रग्स होते हैं ये दो तरह से अपने एक्शन को करते हैं, दो तरह से एक्ट करते हैं। एक जो है उसे हम कहते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, ये सिलेक्शन नहीं करता बल्कि इधर आके कॉक्स 1 को भी ब्लॉक कर देते हैं तो कॉक्स 2 को भी ब्लॉक कर देते हैं, और इसी तरह ये सारे पाथवे को ब्लॉक करके ये पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट होने से बचाते हैं और थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को एक्टिवेट होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से न तो हमारी बॉडी में पेन होता है और न ही हमारी बॉडी पे टेम्परेचर आती है। दूसरा जो है जो हम उसे बोलते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, वो इधर आके सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 को ब्लॉक कर देते हैं और इसी तरह ये अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं उसमें ये ड्रग्स आते हैं जो हमने इसके सामने जो है इसके डेरिवेटिव्स भी लिखे हैं कि किस चीज़ से हमने इसको डिराइव किया है। फॉर एग्जाम्पल सैलिसिलेट्स जो हैं उससे हम लेते हैं एस्पिरिन। जो प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उसमें आता है नेप्रोक्सीन, आइबोब्रोफिन, कीटोब्रोफिन। जो एंथ्रोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उसमें आते हैं मिफिनेमिक एसिड। जो एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उसमें डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक। और इसी तरह पायरोलो डेरिवेटिव्स उसमें आते हैं केट्रोलेक। ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स तो उसमें आते हैं पायरोक्सीकेम, टिनॉक्सीकेम। इंडोल डेरिवेटिव्स उसमें आते हैं इंडोमिथसिन। पायराजोलोन डेरिवेटिव्स तो उसमें आते हैं फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। जो प्रिफरेंशियल डेरिवेटिव्स हैं उसमें आते हैं निम्सोलाइड, मेलॉक्सिकेम और इटोडोलेक। तो ये वो ड्रग्स हैं जो बोथ कॉक्स को इनहिबिट करते हैं। और अभी वो जो सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं तो उसमें आते हैं इटेरिकोजिब, सिलिकोजिब, वेल्डिकोजिब। तो ये तो आ गए हमारे साथ ड्रग्स जो सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, और इसी तरह नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स एनसेड्स में यही ड्रग्स होते हैं। इसकी जो इंडिकेशन है या इसकी जो हम क्लिनिकल यूजेस की बात करते हैं तो ये हम 3 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। एज एंटीफायरेटिक, ये हम बुखार के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एज एनाल्जेसिक, दर्दों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एज एंटी इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हैं और वो एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है पेपर के लिए और इसी तरह इसको जानने के लिए। तो वो उसका फार्मूला जो है वो हमारे साथ है एस्पिरिन, यानी ऐसी एस्थमा। ये हम क्या करते हैं, जब हम ये एनसेड्स लेते हैं तो ये हमें क्या कॉज कर सकते हैं, एस्थमा, जिसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, इसमें एक बीमारी है। दूसरा है सिलिसिलिज्म, हमारे ब्लड का जो एसिडिटी का लेवल है वो बढ़ जाता है। आइडियोपेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में या हमारे स्टमक में ये अल्सर को कॉज करता है, यानी ये जख्म लाता है। आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट, ये एक रेयर इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। रेयर इफेक्ट इस तरह होता है कि ये न तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में उसकी बात होती है, न इसकी फार्माकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, न इसकी इंडिकेशन में, न ही इसके एडवर्स इफेक्ट में वो बीमारी होती है या वो कंडीशन होता है। तो ये कभी कभी उस तरह का भी एक इफेक्ट को कॉज करता है जिसे हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट। एक आता है हमारे साथ रीस सिंड्रोम और लास्ट वन आता है नॉइस इन एयर, यानी कानों में जो है शोर होता है। रीस सिंड्रोम क्या होता है, ये इस पे मैं इंशाल्लाह आपको तफसीली वीडियो दूंगा। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको इनसेट्स के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो आपकी समझ में आ चुकी होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।